नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज देखेंगे बिजली विभाग प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माना जाता है? निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माना जाता है? तो विषाणु को। किसको माना जाता है? विषाणु को। विषाणु को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के संबंध बताने वाले कड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अशोक के साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख दो लिपियों में लिखे गए हैं, एक ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में। तो उत्तर पश्चिमी भागों में खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया था। खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया था और खरोष्टी लिपि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल से मेघालय की सीमा नहीं लगती है। भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार। भारत में देश की विदेशी मुद्रा की भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक होते हैं। डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डाफला की पहाड़ियां कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। डाफला नामक एक स्वतंत्र जनजाति द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह डाफला की पहाड़ियां जो हैं, डाफला जनजाति द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके नाम पर ही डाफला की पहाड़ियां प्रचलित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में किस वर्ष से एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया गया है? तो सहरसा को। बिहार का 13वां नगर निगम किससे बनाया गया? सहरसा को। बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? तो ऑप्शन में शिवहर होगा। क्या होगा? शिवहर होगा। तर्क शक्ति रीजनिंग, उस वर्ण आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। मांसाहारी शेर, हाथी। तो शेर क्या हो जाएगा? सभी शेर मांसाहारी होते हैं लेकिन हाथी नहीं होते हैं। तो ऐसा वाला चित्र किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदल जाना चाहिए। तो देखिए, बदलने का मतलब क्या होता है कि हम प्लस और माइनस के बदले, इसका मतलब हुआ कि प्लस के जगह माइनस करना है और माइनस के जगह प्लस करना है। इसी प्रकार जब आप बदलने चलिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को बदलिएगा, भागा के जगह माइनस कर दीजिएगा और माइनस के जगह भागा करके हल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 571। कितना आएगा? 571 आ जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय संख्या से वही संबंध है जो द्वितीय संख्या का प्रथम संख्या से संबंध रखता है। देखिए, लिखा हुआ है 5259, 7 दूनी का हुआ 14, 9 पचे 45। 14 को क्या किया है तो उलट दिया था 41 और 45, तो 41 54 लिखा है। उसी प्रकार का क्या हुआ है कि 38 52, तो 38 क्या हुआ 24 और 5 दूनी 10। तो 24 को पलटिएगा तो 42 और 10 को पलटिएगा तो 0, तो 42 0 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक कुट भाषा में पैरोट को RLNMEY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसे लिखना है।
तो देखिए लास्ट वाला से तुलना कीजिए, टी और आई, तो दो 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 3 4 5 6 करके घटाया गया है, तो उसी प्रकार इसे घटा के देखिएगा तो आपको ऑप्शन 14 के जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण की आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में आकृति सही प्रतिबिंब क्या बनेगा। इस प्रतिबिंब, ये है दर्पण, ये क्या है दर्पण, ये है दर्पण सर, इस आकृति को इस तरफ है। देखिए जो नजदीक वाला है उसका नजदीक वाला ही फिगर बनता है, जो नजदीक वाला है उसका नजदीक में ही फिगर बनेगा, मतलब ये दर्पण के सटले आएगा, दर्पण के बाद आएगा, तो ऐसा फिगर को आप इसमें देखिए कौन सा होगा, जो नजदीक वाले। एक और फिगर को देख लीजिए और ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन होने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें से आप ज्वाइन के पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, आप लोड करके इस बार आंसर के साथ देख लीजिएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्दों में एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत एवं असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कहता है अल्प व्यय, अल्प व्यय, प्रत्यावर्तन, पुनः जर्मन, पुनः और यौमन प्राप्ति। देखिए प्रत्यावर्तन, पुनः जर्मन, पुनर्यौवन प्राप्ति कमोमेंशन समान अर्थ वाले शब्द हैं। अल्प व्यय का अर्थ कम खर्च करना, लागत कम करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। अलग है, तापमापी का तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांदी से किससे है, चांदी से किससे है जो पूछ रहा है। तो तापमापी का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार चांदी को, चांदा या चांदी को औजार जिसमें कोण बनाया या नापा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। चांदा का समझ प्रोट्रैक्टर लिखा है, चांदी नहीं, प्रोट्रैक्टर कोण से संबंधित है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गए समुच्चय की संख्याओं के बीच संबंध रखता है। का मतलब 9 6 27, तो देखिएगा 9 में से 6 घटाइएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 9 में से 6 को घटाइएगा 3, और फिर 9 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार आपको चेक करना होगा, तो 7 में से 2 घटाइएगा कितना बचेगा, 7 में से 5 घटाइएगा 2, 7 दूनी 14, नहीं। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 दूनी 12, नहीं ये भी नहीं होगा। 3 में से 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो 2 बचेगा, और फिर 9 से गुना करना है, तो 9 दूनी 18, सब में 9 से गुना करना था, तब आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी, मतलब इस संख्या को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी। 21 के बाद देखिए क्या हुआ, 13, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ रहा है। तो देखिएगा 21 में -8 किया गया तो कितना आया, 13, और 13 में 20 जो, अगर 20 जोड़ते हैं 33, 33 में 3 जोड़ते हैं 36, और 36 में तो ये श्रृंखला कुछ उटपटांग दे रहा है, तो 19 को जो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। कर लीजिएगा सर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति के अंतर्गत ही इसमें मिलता है। इस ये जो चित्र है जो इस चारों में मिलना चाहिए, तो आप गौर से देखिएगा कैसे ही मुड़ रहा है। देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे आया है, ऐसे फिर ऐसे आया है, सॉरी पहले कैसे गया, तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर नीचे आके ऐसे हो गए हैं ऐसे, और फिर बीचवा से ऐसे ऐसे, तो ये वाला आकृति कहाँ मिलता है, तो गौर से देखने से पता चलेगा कि कट कुट वाला कहाँ है, तो तीसरा में है। देखिए यहाँ पे ही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिएगा ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो गाय तद्भव शब्द है। जो शब्द रूप के बदलने के बाद संस्कृत में हिंदी में आए उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए उसे ही तद्भव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 22 का बताइएगा। पद क्रम दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है बोला गया है, जो बात बताइएगा। कृष्ण जा रहा है क्या? क्या कृष्ण जा रहा है? क्या जा रहा है? कृष्ण जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? शुद्ध होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपी होगा। यदि प्लस अपी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? 24 के बताइएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? 24 को बताइएगा। तो 24 का तत्सम तब दमन है। क्या है? दमन। अब देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्दों को हिस्सों में उसी रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। दीर्घ वायु में कौन सा समास होगा? दीर्घ वायु में कौन सा समास होगा? दीर्घ वायु में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा। 26 की इंग्लिश देखना। 26 की इंग्लिश क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 की इंग्लिश क्या होगा? बी हो जाएंगे। 27 की इंग्लिश देखिएगा। 27 का इंग्लिश ए हो जाएगा। 28 के क्या हो जाएगा? तो 28 का इंग्लिश ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 29 के क्या होगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी स्कॉलेड। 30 के क्या होगा? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हेड लगेंगे। ये देख लीजिएगा इंग्लिश सर। आइए कंप्यूटर। अब सर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेंगे, जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन। कहा था इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल भेजने के लिए निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो एफटीपी का। किसका उपयोग किया जाता है? एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। यह मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट को आधारित नेटवर्क है। 32 के देखिएगा। एमएस एक्सेल में किसी सेल में फार्मूला 16/2 के पावर 3 का परिणाम क्या होगा? 16/2 के पावर 3 का परिणाम क्या होगा? तो 16/2 के पावर 3 का परिणाम 2 होगा सर। 33 के देखिएगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक बोर्ड कंटेंट में को पोस्ट करने के लिए कंटेंट को पोस्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो क्लिक बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का पोस्ट किया जाता है। क्लिक बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का पेस्ट किया जाता है। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट में कंप्यूटर की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल के सेल्स के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? 35 के बताइएगा कि उसी रो या कॉलम के बगल
कि सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी या पेस्ट करना है, कॉपी करना है या तो पेस्ट करना है। कॉपी करके या पेस्ट करके आप दूसरे फाइल में ट्रांसफर, दूसरे फाइल में रखते हैं, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? तो फिल हैंडल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए, एमएस वर्ड जो है ना, उसे टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 36 के बताइएगा। तो सुपर क्रिस्ट का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट लाइन के ऊपर छोटे अक्षर को अंकित करने के लिए सुपर क्रिस्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक कीजिएगा, 3 बार ऐसे क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा सर, होता है। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स को, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 38 बताइएगा। तो 38 का, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। क्या हो जाएगा? एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन पे क्लिक करें। 39 देखना, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉलम और एरो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? 39 के बताइएगा। तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट के लिए एक कॉलम और एरो को इंटरसेक्शन को संदर्भित करने के लिए सेल का उपयोग किया जाता है। 40 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल सेवा नहीं है? मतलब मेल कहीं भेजने के लिए जीमेल का प्रयोग किया जाता है, याहू मेल का प्रयोग किया जाता है, हॉटमेल का प्रयोग किया जाता है, कूल मेल का प्रयोग नहीं है। तो कूल मेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल देखिएगा, किसी सिंक्रोनस जनरेटर में पांचवा हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए क्वाइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होनी चाहिए? तो देखिए एक बताते हैं, हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए एक सूत्र होता है, एन गुने हार्मोनिक, याद कीजिएगा, एन गुने हार्मोनिक गुने विस्थापन बराबर 180। तो ये 5 है जो एन का मान है, तो 5 गुने हार्मोनिक, तो हार्मोनिक 5 हार्मोनिक दिया हुआ है, तो विस्थापन 180, तो 5 से काटिएगा तो एस के मान क्या आएगा? एस मतलब विस्थापन हुआ, तो विस्थापन कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा। तो 36 डिग्री होना चाहिए। कितना? 36 डिग्री निकलेगा। तो पांचवा हार्मोनिकल वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? तो 36 डिग्री का होना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, दो लैंप 100 वाट और 40 वाट के 230 वोल्ट के एसी सप्लाई श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जो है, तो निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जब दो भिन्न भिन्न वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और एक ही वोल्टेज है, तो कम वाट वाले ज्यादा वोल्टेज देता है, प्रकाश निकालेगा। कम वाट वाले जो है वो ज्यादा प्रकाश निकालेंगे श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर 42 का क्या हो जाएगा? तो 40 वाट का लैंप ज्यादा चमक देगा, 40 वाट का लैंप ज्यादा चमक देगा। यह श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तब 100 वाट। सिंक्रोनस मोटर्स का निम्न में से कौन सा अनुरक्षण है? सिंक्रोनस मोटर्स का निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण है? तो चर संचालन गति,
क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। SRIM मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के दौरान आरंभिक बलाघूर्ण में वृद्धि होती है, क्योंकि स्टार्टर परिपथ में अतिरिक्त रिएक्टेंस उत्पन्न करता है। रोटर परिपथ में धारा की वृद्धि होती है। 44 के बताइएगा। तो रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 देखिएगा। एक सीलिंग रिंग इंडक्शन मोटर की इतनी ही रेटिंग वाले केज मोटर में तुलना किस तरह से की जा सकती है? 45 के बताइएगा। तो महंगी से, किससे तुलना की जा सकती है? महंगी से तुलना की जा सकती है। 46 बताइएगा। एक सीलिंग फैन जिसमें धारा के प्रारंभ मोटर लगे हुए हैं, जो स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। एक सीलिंग फैन जिसमें धारा के प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगते। इसका कारण क्या है, जो बताइए। तो खुला धारक है, उस स्थिति में फैन अगर चलने लगता है तो खुला धारक है। क्या होगा? खुला धारक होगा सर, खुला धारक होगा। देखिएगा सर, 2.5 केवीए एकल फेज ट्रांसफर प्राथमिक 250 चक्कर व द्वितीयक चक्कर पर 40 चक्कर लगाता है। तो कहता है कि द्वितीयक में वोल्टेज और करंट क्या हो जाएगा? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, V2 बराबर V1 गुने N1 बटा N2। तो यहां से निकालिएगा तो 140 एम्पियर आएगा। 140 एम्पियर नहीं, 104 एम्पियर आएगा 240 वोल्ट पे। आइएगा, लेंज के नियम का समीकरण क्या है? तो देखिए लेंज का नियम E बराबर होता है माइनस डी फाई। अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिखिएगा, E बराबर माइनस एन डी फाई बटा डी टी। इधर लिख देते हैं, क्या होगा? E बराबर माइनस एन डी फाइव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन dt। एन क्या है? तो एन चक्रों की संख्या होगी। ई क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। और डी बटा dt होता है जो डिफरेंशिएशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, डी फाइव बटा dt। अब 49 देखना, किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज से बढ़ाया जा सकता है। किसी डीसी जनरेटर को वोल्टेज को बढ़ाना है, तो जनरेटर का स्पीड को बढ़ा दीजिए, मतलब गति को बढ़ा दीजिए, तो डीसी जनरेटर से वोल्टेज ज्यादा निकलेगा सर। 50 देखना, निम्न में से किसमें ऋणात्मक ताप नियतांक नहीं होता है? ऋणात्मक ताप, तो देखिए धातु का पॉजिटिव होता है और बाकी का अधातु का नेगेटिव होता है। तो एल्यूमिनियम के ऋणात्मक ताप नहीं होता, बाकी पेपर, माइक्रा, रबर और भी जो है उसका नेगेटिव होगा सर। जैसे अर्धचालक हो गया, उस सबका नेगेटिव होगा। वांडी ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत किसके पर काम करता है? तो स्थिर वैद्युत स्थितिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सर। ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट के फलस्वरूप होता है, उसे क्या कहता है? हिस्टेरिस हानि कहा जाता है। इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से किसमें किया जाता है? तो बाइंडिंग में लगाने के लिए डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो सीरीज मोटर के लिए डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में किस प्रकार के ब्रश प्रयुक्त किए जाते हैं? कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में किस प्रकार के ब्रश या ब्रश का प्रयोग किया जाता है? 54 के क्या होगा? तो तांबा के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? हेलिक्स का नियम, एंड का नियम, राइट हैंड ग्रिप का नियम। तो इसका राइट हैंड ग्रिप का नियम का प्रयोग किया जाता है, राइट हैंड ग्रिप के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, कौन सा पदार्थ जिसका बी एच वक्र में सीधी लाइन में होता है? कौन सा पदार्थ जिसका बी एच वक्र में सीधी लाइन में होता है? 56 के क्या होगा? तो बी एच वक्र में सीधी लाइन होगा तो हवा में होगा सर। नॉर्टन थ्योरम की मदद से दिए गई परिपथ में 12 ओम प्रतिरोध से होकर प्रवाही धारा का मान पूछ रहा है सर। प्रवाही धारा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें 12 ओम से जाने वाला, तो वोल्ट कितना है? तो I बराबर V बटा R होता है ना। हाँ, I बराबर V बटा, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या होगा? V बटा R हो जाएगा। तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो I बराबर क्या होगा? V बटा R। तो V कितना है? 20 वोल्ट दिया है बट्टा 8, 8 दूनी 16 और 2 पचे 10, तो 2 10 5 एम्पियर हो जाएगा। तो 57 के ऑप्शन देखा जाए 2.5 एम्पियर इसमें नहीं दिया है ना। तो 20 वोल्ट की बैटरी को शॉर्ट सर्किट से जोड़ने के लिए 57 को जोड़ने के लिए 12 ओम को इसे फिर कन्वर्टेड करना होगा। तो I बराबर 2.5 निकला और कुल प्रतिरोध को निकालना होगा। तो इसका राइट आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? तो Rn बराबर सभी को सर्किट करना होगा एलन परिपथ के मुताबिक। देखिएगा एक संधारित्र से क्वेश्चन है, एक संधारित्र इतना कुलाम आवेश 10 वोल्ट सप्लाई पर संग्रहित करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी? देखिए धारिता को C से सूचित किया जाता है। C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा V, आवेश बटा विभव, आवेश बटा विभव फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 0 दशमलव जो दिया हुआ है 24, वो क्या हो गया? आवेश हो गया। तो आवेश का मान के C बराबर 0.24 आवेश, और विभव कितना दिया हुआ है? तो विभव दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो नीचे एक बिंदु दशमलव है, तो नीचे ऊपर जाके एक और दशमलव पड़ जाएगा। तो 0.024 फराडे। धारिता का ऐसा मतलब फराडे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना? 0. देखिए तो 24 ऑप्शन नंबर ए में होगा। धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा V, धारिता का फॉर्मूला होता है। एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है, उसकी ओर झुकाव रखता है, वह क्या कहलाता है? 59। तो 59 के हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। निम्न में से क्या एक अच्छे सेल का गुण नहीं है? 60। निम्न में से अच्छे सेल के गुण नहीं है। इनमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है? नहीं सर, इनमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध नहीं, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। 61 के देखिएगा, इनमें से कौन सी एक गिल्ली बैटरिक नहीं है? 61 के बताइएगा। तो क्लार्क सेल गिल्ली बैटरिक नहीं है। 62 के देखिएगा, एक शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में यदि सप्लाई की आवृत्ति 1/4 की कमी कर दी जाए, आवृत्ति 1/4 की कमी कर दी जाए तो विद्युत धारा क्या होगा?
विद्युत धारा क्या होगा? तो देखिए सर, विद्युत धारा 1/4 हो जाएगी, विद्युत धारा 1/4 हो जाएगी। विद्युत मशीनों में सिलिकॉन का स्टील, विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या कम करना होता है। विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो सिलिकॉन स्टील का उपयोग इलेक्ट्रिक मशीन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हिस्टेरिस हानि कम होती है, हिस्टेरिसेंसिक हानि कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी के, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, शून्य रहता है? तो बढ़ जाता है। विशिष्ट घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र, डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में जब आर्मेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मध्य रखा जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा उत्पन्न मैग्नेट फील्ड के कारण यह घूमता है, जिससे विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, जिससे विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे 4.4 एम्पियर धारा लेता है। कंडेंसर का मान पूछ रहा है, तो देखिए सर, कंडेंसर का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है XC बराबर, कंडेंसर XC बराबर V/I। क्या होता है? तो V/I, I बराबर क्या होता है? तो 2πfc। तो देखिएगा, V का मान दिया हुआ है, V का मान नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, V का मान दिया है 280 बटा I का मान कितना था? 4.4 था। और तो यहां से ऊपर 10 जाएगा तो गुना कीजिएगा, तो काट क्या आएगा? 700 बटा 11, 44, 11 चौको 44, 10 कटेगा तो 700 बटा, 700 बटा कितना आया? अरे यार, 700 बटा 11 ये ओम आया, ओम आया। अब XC का फॉर्मूला लगाइएगा, तो XC का फॉर्मूला लगाइएगा 1/2πfc, तो 1/2 पाई का मान 22/7 और बट्टा में 50 गुने C। तो इसे हल कीजिएगा तो आएगा C बराबर 50 माइक्रोफैराड। C बराबर कितना आएगा? 50 माइक्रोफैराड। एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिन, एयर, एक हम डेली अब सोच रहे एक वीडियो न्यूमेरिकल के लेके आएंगे, टेक्निकल के लिए। एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिनल बना होता है, फुर्सत नहीं मिलता ड्यूटी के मुताबिक। एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिनल बना होता है, एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिनल बना होता है किससे? 67 के बताइएगा। तो कॉपर टंगस्टन धातु का, किसका बना होता है? कॉपर टंगस्टन धातु का बना होता है। 68 के देखिएगा, श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट मतलब कोई तत्व सांतंत्र की जांच करते समय यदि उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप क्या होगा? तो टेस्ट लैंप जो होगा तेज प्रकाश के साथ जलेगा, टेस्ट लैंप तेज प्रकाश के साथ जलेगा। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो पीला प्रकाश होता है। कैसा होता है? पीला प्रकाश होता है।
जिसकी औसत आयु 3000 घंटा होता है। सोडियम वाष्प लैंप जो पीला प्रकाश उसका आयु कितना होता है? 3000 घंटा होता है। यह 85 वोल्ट से 140 वोल्ट 140 वाट 140 वाट की क्षमता तक बनाए जाते हैं। विद्युत मिश्रण में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? विद्युत मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी संधारित्र मोटर। इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल न किया जाता है? मतलब विद्युत उष्मीय का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत उष्मीय का प्रयोग निम्न में तो गीजर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में किया जाता है, विद्युत भट्टी में किया जाता है, हीटर में किया जाता है, फिलामेंट में किया जाता है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर में नहीं किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर में नहीं किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर में विद्युत धारा यांत्रिक प्रभाव पे आधारित है। वैक्यूम क्लीनर यांत्रिक प्रभाव पे आधारित है। तरंग परिवेष्टन एक के समांतर कितने पथ हैं? तरंग परिवेष्टन एक के समांतर कितने पथ हैं? 72 के बताइएगा। तो 2 पथ होते हैं। कितने होते हैं? तरंग बाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 ही होता है। बाइंडिंग की पथों की संख्या हमेशा 2 ही होता है। वेव बाइंडिंग एक प्रकार का आर्मेचर बाइंडिंग होता है। वेव बाइंडिंग एक प्रकार का आर्मेचर बाइंडिंग होता है। मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे पोल बीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल बीच कहा जाता है। मशीन के 2 निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को ध्रुव पिच या पोल बीच कहते हैं। 2 पोल के मध्य दूरी को पोल पिच कहते हैं। इसे आर्मेचर स्लॉट की संख्या के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। इसे संकेत में वाईपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और बराबर होता है ऑल आर्मेचर की संख्या बटा पोल की संख्या। वाईपी बराबर सर 74 देखिएगा। सिरोपाद चालक को रिजु चालन खंभों पर धारण करने हेतु कौन सी विद्युत रोधी इस्तेमाल किया जाता है? 74 के बताइएगा। सिरोपाद चालक रिजु चालन खंभों के धारण करने हेतु कौन सी विद्युत रोधी मतलब विद्युत नहीं वाले पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो टेन विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता नहीं, पिन प्रकार विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है। किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर किसकी फीड करता है? 75 को बताइएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को। किसको फीड करता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को फीड करता है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम क्या है? तो फ्लू गैसों के भीतर आने वाले पानी को गर्म करना। इकोनोमाइजर का काम क्या है? फ्लू गैसों के से भीतर आने वाली पानी को गर्म करना इकोनोमाइजर का काम होता है। 77 देखिएगा। एक प्रेरण मीटर इस धारा तक मापन कर सकता है। एक प्रेरण मीटर इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है और तो इसकी धारा का मापन कितने तक किया जा सकता है? तो 100 एम्पियर तक किया जाता है। यह 100 एम्पियर तक की धारा का मापन करता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सिंगल फेस एनर्जी मीटर और 3 फेस एनर्जी मीटर होता है। निम्न प्रतिरोध का मापन द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्न प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मल्टीमीटर के द्वारा, मेगर के द्वारा, केल्विन डबल फ्रिज के द्वारा। निम्न प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाता है? केल्विन डबल फ्रिज के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, टांग टेस्टर को ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्या होता है, तो एक अमीटर के साथ करंट ट्रांसफर होता है। टांग टेस्टर को ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक अमीटर के साथ एक ट्रांसफार्मर भी होते हैं। किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार के ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है, बताइएगा। तो इंटीग्रेटिंग मीटर लगाया जाता है। क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध डीसी जनरेटर में 81 का क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध डीसी जनरेटर में किसका प्रतिरोध का होता है, तो क्या हो जाएगा, फील्ड का प्रतिरोध होता है, फील्ड का मतलब क्षेत्र। किस नियम के आधार पर डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है? 82 का बताइएगा, किस नियम के आधार पर डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर डीसी मोटर की घूर्णन की गति का पता लगाया जाता है। डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम पे? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे। यदि किसी प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध कम है, किसी प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान क्या होगा? 83। तो धारा रोटर प्रतिरोध में, प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध कम है तो धारा ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा ज्यादा बहेगा। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के लिए यदि आपूर्ति वोल्टेज में 10% का बदलाव किया जाता है तो रोटर बला घूर्णन में लगभग कितने प्रतिशत का परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है? तो यह परिवर्तन करेगा लगभग 21% का। कितने प्रतिशत का? 21% का परिवर्तन करेगा। ये न्यूमेरिकल है सर। 85 देखिएगा, यदि एक शक्ति प्रवाहित होने वाली दिशा विपरीत कर दी जाए, शक्ति प्रवाहित होने वाली दिशा विपरीत कर दी जाए तो डिफरेंशियल कंपाउंड दिश धारा मोटर हो जाएगी। कैसा मोटर हो जाएगी? 85 का, तो कम्युलेटिव कंपाउंडेड जनरेटर हो जाएगी। 86 देखिएगा, एक वैद्युत ट्रेन एक डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हुए एक निश्चित चाल पर चल रही है, एक निश्चित चाल पर चल रही है। जब वोल्टेज में अचानक पात होता है तो धारिता क्या होगा? 86 का, तो धारिता चाल में वृद्धि और धारा में पात होगा सर। 87 देखिएगा, डीसी मोटर का विद्युतीय क्षेत्र बटा विभव, विद्युतीय क्षेत्र ई बटा विभव का अनुपात किसको संकेत करता है? तो दक्षता बराबर आउटपुट बटा इनपुट। दक्षता बराबर फॉर्मूला होता है, दक्षता बराबर होता है, सॉरी क्या बोले, आउटपुट ना, आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट को ईबी कहा जाता है और इनपुट को भी से सूचित किया जाता है। भी टर्मिनल हुआ और ईबी विरोधी विद्युत वाहक बल हुआ। ईबी क्या हुआ? विरोधी विद्युत वाहक बल हुआ। 88 जनरेटर में गतिशील प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके अनुसार निर्माण की जाती है? 88 के बताइएगा। तो फैराडे के नियम से जनरेटर में गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुसार निर्माण की जाती है? फैराडे के नियम से। ईएमएफ का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, तो किसके निर्माण करता है? फैराडे के नियम से। 89 एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन ऋणात्मक है, एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन ऋणात्मक है जब इसका भार, तब इसका भार शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक क्या होगा? तो शक्ति गुणांक अग्रामी होगा, अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा जब इसका भार अग्रामी शक्ति गुणांक पर हो तब।
90। शक्ति ट्रांसफर एक निरंतर शक्ति ट्रांसफार्मर एक निरंतर शक्ति ट्रांसफार्मर एक निरंतर मुख्य फ्लक्स यंत्र है। शक्ति ट्रांसफर याद रखिएगा, शक्ति ट्रांसफार्मर एक निरंतर मुख्य फ्लक्स यंत्र होता है, मुख्य फ्लक्स यंत्र होता है। 91 देखिएगा, एक आम मीटर में शंट का कार्य होता है, एक आम मीटर में शंट का कार्य होता है। 91 एक आम मीटर में शंट का कार्य होता है। 91 करंट का गुजारना, एक आम मीटर में शंट का कार्य होता है करंट का गुजारना। निम्न तरंगों का शीर्ष का मान क्या होगा? 5 वोल्टेज और नीचे नहीं है, तो 92 के क्या होगा सर? तो 92 का 5 ऊपर वोल्टेज शीर्ष से तो 10 वोल्ट होगा सर। 93 देखिए, यदि 4 पोल इंडक्शन मोटर की गति 1800 आरपीएम है, 1800 आरपीएम है, तो मोटर जिस आवृत्ति पर चला है वह कितना हर्ट्ज होगा? तो देखिएगा, पी पोल कितना दिया है? 4, ठीक है, और गति दिया है एनएस बराबर 1800 आरपीएम, तो आवृत्ति निकालना है ना। तो देखिएगा, एनएस बराबर 120 गुने पी होता है ना, 120 गुने आवृत्ति बटा पी। तो मोटर की आवृत्ति चल रहा, एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, तो एफ बराबर होगा एनएस गुने पी बटा 120। तो एनएस कितना है? 1800 गुने 4 बटा 120। 0 से 0 कटा, 4 तिहाई 12 कटा, 8 2 10 काटिएगा तो कितना आएगा? 1800 ना था, सॉरी 1800 था, तो कट जाएगा कितना? 60 बार में, तो कितना आंसर आएगा? 60 हर्ट्ज आएगा। कितना आएगा? 60 हर्ट्ज आएगा। याद रखिएगा, एनएस बराबर 120 गुने एफ बटा पी होता है। 94 देखिएगा, पिंजरा पाररूपी प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिंग रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक कितना होता है? 94 का। तो शक्ति गुणांक ज्यादा होता है पिंजरा पाररूपी प्रेरण मोटर की तुलना में, स्लिप रिंग मोटर का शक्ति गुणांक इसकी तुलना में ज्यादा होता है। 95 देखिए ना, एक ऐसी मोटर जिसमें बाइंडिंग नहीं होता है, एक ऐसी मोटर जिसमें बाइंडिंग नहीं होता है, वह कैसा मोटर होता है? 95 बताइएगा। तो हिस्टेरिस मोटर होता है, इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है जिससे हानि कम हो। 96 निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी व डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? निम्न में से कौन सा मोटर है जो सिंगल फेज एसी और डीसी पावर स्रोत पे चल सकता है? 96 का। तो 96 के क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल मोटर होता है। कौन सा मोटर? यूनिवर्सल मोटर है जो सिंगल फेज पे चल सकता है। 97 देखिएगा, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? 97। तो 97 के 3 हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। 97 के क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव। 98 देखिएगा, नॉन सेलिएंट पोल प्रकार का सिंक्रोनस जनरेटर इससे चलता है। किससे चलता है? तो 98 का वाष्प इंजन से चलता है। समान लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जनरेटर कौन सा है? तो डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर। 100 देखिएगा, शैथिल हानियों इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 100 का आंसर होगा शैथिल हानियों। जिस क्रोड के चुंबकीय होता है उसे शैथिल हानि कहा जाता है। इसका शैथिल हानि आंसर होगा। इसका ऑप्शन कट गया है। तो थैंक यू सर। आपको 100 क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा।